नमो नमः मित्रों। आज हम समास देखते हैं कि समास किसे कहते हैं, समास कैसे होता है। जैसा कि आप सभी ने बहुत सारी किताबों में पढ़ा होगा, बहुत सारे गुरुजनों से भी पढ़ा होगा, समास के लक्षण उदाहरण ये सब लोग जानते हैं। लेकिन हमें सारी जितने भी उदाहरण दिए गए हैं, जितने भी लक्षण दिए गए हैं, सब याद होते हुए भी अगर यदि हमसे कहीं पूछ लिया जाता है, कोई पंक्ति उठाकर दे दी जाती है कि इस पंक्ति में कोई शब्द दिया है, उस शब्द में कौन सा समास होगा, तो बहुत सारे लोगों को इसमें समझने में थोड़ी समस्या आ जाती है कभी कभी। तो इसीलिए आज हम ऐसा समास को इस तरह से पढ़ेंगे कि हमें वो एकदम आसान लगे और रोचक लगे। तो समास यानी कि अब समास अब हम देख रहे हैं। तो सबसे पहले आपको समास का सामान्य परिचय जैसे देख लें आप कि समास एक संज्ञा है। दो या दो से अधिक शब्द जब एक बन जाते हैं या छोटे हो जाते हैं आकार में, तो वह समास कहा जाता है। और समास जो होती है वो शब्द प्रक्रिया होती है। जैसे संधि आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो संधि जो होती है वो वर्ण प्रक्रिया होती है, मतलब उसमें वर्ण कम होते हैं, वर्णात्मक प्रक्रिया होती है। और जो समास होता है वो शब्द, वर्ण से बड़ी इकाई होती है शब्द, तो उसमें शब्द की प्रक्रिया है, उसमें शब्द कम हो जाते हैं, तो वह समास कहलाता है। तो समास का शब्द आइए देखते हैं कि समास शब्द कैसे बना है। तो समास शब्द जो है सम उपसर्ग पूर्वक अस धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है संक्षेप। यानी कि समास का अर्थ होता है संक्षेप या संक्षिप्तीकरण या छोटा हो जाना, जैसा सामान्य बोलचाल की भाषा में मैंने बताया आपको। तो कहीं कहीं शब्दों की विभक्तियों का लोप करके शब्द छोटे कर लिए जाते हैं। अभी इसको उदाहरण से समझाऊंगी तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, पर अभी सुनिए ध्यान से कि दो या दो से अधिक शब्दों को इस प्रकार साथ रख देना कि उनके आकार में कुछ कमी भी हो जाए और अर्थ भी पूर्ण रूप से विदित हो। मतलब उसके संक्षेप हो जाएगा वो शब्द, लेकिन उसका अर्थ पर्याप्त उतना ही निकलेगा जितना कि जब पहले था उतना ही। तो इस विधि को समास विधि कहते हैं। ठीक है, तो जैसे आप उदाहरण ही देख लीजिए कि गंगायाः जलम। तो इसमें आप देख रहे होंगे कि गंगायाः एक पद है, जलम एक पद है, और जो गंगा शब्द है उसमें षष्ठी विभक्ति का रूप लगा है। तो गंगायाः यानी गंगा का, ये एक पद है, और दूसरा पद है जलम, तो जलम न ये एक अलग पद है। तो दोनों को जब मिला के संक्षिप्त करके लिखेंगे तो इस क्या हो जाएगा, गंगा जलम। तो गंगा जलम का भी वही अर्थ निकल रहा है जो गंगायाः जलम का निकल रहा था, पर उसके आकार में जैसे गंगायाः जलम और गंगा जल की अपेक्षा गंगायाः जलम जो है वो बड़ा है, गंगा जल शब्द छोटा देखने में लग रहा है। तो इसी विधि को समास विधि कहते हैं। यानी गंगायाः जलम का समास हो गया, संक्षिप्त रूप इसका क्या बन गया, गंगा जलम। अब ये आप सामान्य अर्थ समझ गए समास का। अब हम समास के भेद को देखते हैं। तो लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार समास के 5 भेद हैं, और जो यूपी टीजीटी में जो सिलेबस है, यूपी टीजीटी में जो पाठ्यक्रम है, उसके पाठ्यक्रम में संस्कृत व्याकरण में बाबूराम सक्सेना की पुस्तक को सम्मिलित किया गया है। तो बाबूराम सक्सेना के अनुसार समास
कितने भेद हैं? मुख्य रूप से 4 भेद हैं। तो पहले हम इसको देख लेते हैं, ये लघु सिद्धांत कौमुदी वाला, कि समास के 5 भेद कौन कौन से हैं। एक है केवल या सामान्य समास, फिर दूसरा अव्ययी भाव समास, तीसरा तत्पुरुष समास, और चौथा बहुव्रीहि समास, और पांचवा है द्वंद्व समास। ठीक है, अब हम बाबूराम सक्सेना के अनुसार देखेंगे। बाबूराम सक्सेना के अनुसार मुख्य रूप से 4 भेद हैं। तो इन्होंने बताया कि ये 4 भेद समास के किस आधार पे करते हैं। वो इस आधार पे करते हैं कि समास के 4 भेद समास में आए हुए दोनों शब्दों की प्रधानता अथवा अप्रधानता पर करते हैं। तो जैसे अव्ययी भाव जो समास है, अव्ययी भाव समास में समास का पहला शब्द जो रहता है वह प्रायः प्रधान रहता है। ठीक है, और दूसरा यानी तत्पुरुष समास जो होता है उसमें प्रायः दूसरा शब्द महत्वपूर्ण होता है, प्रधान रहता है। तीसरा द्वंद्व में प्रायः दोनों पद प्रधान रहते हैं। और जो बहुव्रीहि चौथा भेद इन्होंने किया है, बहुव्रीहि में न तो पहला पद प्रधान रहता है और न ही दूसरा, इसमें जो है दोनों मिलकर एक तीसरे शब्द का विशेषण बनते हैं। क्या? ये बहुव्रीहि समास में न तो पहला पद प्रधान रहेगा और न ही दूसरा, दोनों शब्द मिलकर एक तीसरे शब्द का ही विशेषण हो जाते हैं। तो वहाँ पे हो जाता है बहुव्रीहि समास। तो इसका आपने भेद पढ़ लिया समास। अब समास का संक्षिप्त परिचय देख लेते हैं। केवल समास लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार केवल समास या सामान्य समास किसे कहते हैं। सामान्य समास, इसमें समास तो होता है लेकिन जो 4 प्रकार के बताए गए हैं उसका लक्षण इसमें घटित नहीं होता है, पर इसमें भी समास होता है, इसलिए इसको विशेष संज्ञा विनिर्मुक्ता कहा जाता है। मतलब इसकी कोई विशेष संज्ञा नहीं है, मतलब कोई विशेष समास संज्ञा नहीं होती इसकी। तो इस समास में समास तो होता है किंतु समास विशेष की संज्ञा नहीं होती है, इसलिए इसे केवल समास कहा जाता है। इसका उदाहरण है भूतपूर्वः। अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास ये होता है, इसमें प्रायः अव्यय पूर्व में होता है, मतलब जो पहला पद होगा वो अव्यय होगा। अव्यय जैसा आप जान रहे होंगे, अव्यय वो शब्द होते हैं जिनका रूप नहीं चलता है। तो पूर्व में अव्यय होता है और समास होने के बाद पूरा शब्द जो होता है वो अव्ययी भावश्य से अव्यय बन जाता है। इस समास में पूर्व पद के अर्थ की प्रधानता होती है। जो किया जाता है वो शब्दों के अर्थ के आधार पर ही समास होता है। इसका उदाहरण है उपकृष्णम, यानी उपकृष्णम है तो इसका विग्रह करेंगे। उपकृष्णम शब्द जो है वो सामासिक पद है, संक्षिप्त शब्द है, और इसका जब विग्रह यानी इसको अलग अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा, कृष्णस्य समीपम, यानी कृष्ण के समीप। तो ये हो गया अव्ययी भाव समास। फिर अगला है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में जो बाद वाला पद होता है उसका अर्थ प्रधान होता है। तत्पुरुष, इसका उदाहरण है राज्ञा पुरुषः, जो प्रचलित उदाहरण है। तत्पुरुष का उदाहरण देखेंगे, राज्ञा पुरुषः। राज्ञः पुरुषः जो है वो अलग अलग 2 पद मिलके, मतलब इसका अर्थ निकल रहा है राज्ञः यानी राजा का, पुरुषः यानी पुरुष, राजा का आदमी, और है
राजपुरुषः, तो राज्ञः पुरुषः की अपेक्षा राजपुरुषः शब्द छोटा हो जाएगा। तो ये इसका तत्पुरुष का उदाहरण है। फिर चलते हैं हम बहुव्रीहि समास में। बहुव्रीहि समास क्या होता है? इसमें इसमें ना तो पूर्व पद का अर्थ प्रधान होता है और ना ही उत्तर पद का अर्थ प्रधान होता है। लेकिन पूर्व पद का अर्थ भी प्रधान नहीं होता और उत्तर पद का अर्थ भी प्रधान नहीं होता, किंतु किसी अन्य ही पद का अर्थ प्रधान होता है। मतलब इसमें दोनों पद मिलकर किसी अन्य यानी तीसरे पद का बोध कराते हैं। तो वो तीसरा शब्द जो होता है उसका अर्थ प्रधान होता है। जैसे पीताम्बरा बहुत ही प्रचलित उदाहरण है। तो पीताम्बरा तो देखिए छोटा सा शब्द दिख रहा है, पर इसका विग्रह यानी इसको अलग अलग करेंगे तो इसका विग्रह क्या होगा? पीतानि अम्बराणि यस्य सः, यानी पीले वस्त्र हैं जिसके, वह कौन है? कृष्ण। तो इस तरह से इतने चार शब्द को संक्षिप्त करके एक शब्द बन गया पीताम्बरा यानी कृष्ण। समास होने के बाद यहाँ पर पीत अर्थ का जब इस कृष्ण पीताम्बरा का जब समास हो जाता है तो ना तो इसमें पीला शब्द का अर्थ प्रधान है और ना तो अंबरा शब्द का अर्थ प्रधान है, किंतु इन पीला और अंबर दोनों से जो जिसका बोध हो रहा है यानी कृष्ण का, तो वह कृष्ण प्रधान है। इसलिए बहुव्रीहि समास जो होता है वो अन्य पदार्थ प्रधान माना जाता है। ठीक है, अब चलते हैं द्वंद्व समास के। द्वंद्व समास तो बहुत ही आसान है। इस समास में जो जैसे अभी तक आपने देखा था कि अव्ययी में पूर्व पद प्रधान था, तत्पुरुष में उत्तर पद प्रधान था, पदार्थ प्रधान था, और बहुव्रीहि में दोनों के अलावा यानी अन्य पदार्थ प्रधान था, और द्वंद्व समास में जो होता है वो दोनों पद प्रधान होता है। इसीलिए इसे उभय पदार्थ प्रधान समास भी कहते हैं। जैसे उदाहरण देख लीजिए, राम कृष्ण एक शब्द दिख रहा है आपको, पर इसका विग्रह करेंगे तो रामश्च कृष्णश्च। तो रामश्च और कृष्णश्च की अपेक्षा राम कृष्ण जो शब्द है यह संक्षिप्त हो गया। इसके अतिरिक्त भी कई समास होते हैं, जैसे नए समास, कर्मधारय, द्विगु, उपपद समास आदि। जो कर्मधारय और द्विगु है वह जो है तत्पुरुष का ही भेद होता है। दो तरह का होता है, व्यधिकरण तत्पुरुष और समानाधिकरण तत्पुरुष। तो व्यधिकरण जो तत्पुरुष होता है वो तो तत्पुरुष सीधा जो तत्पुरुष समास ही है, और जो समानाधिकरण तत्पुरुष होता है उसमें जैसे समास के लिए दो शब्द होते हैं या दो पद होते हैं, तो जो प्रथम पद होता है वो प्रथमा विभक्ति में होता है, और जो दूसरा पद होता है पुरुष समास में यदि प्रथम शब्द प्रथमा विभक्ति में रहे तो व्यधिकरण तत्पुरुष हो ही नहीं सकता। यानी कि प्रथम पद जो रहेगा वो अन्य विभक्ति में रहेगा और जो दूसरा पद है वो प्रथम विभक्ति में रहेगा, तो व्यधिकरण तत्पुरुष बनता है। तो प्रथम पद जिस विभक्ति का होगा वही विभक्ति वाला तत्पुरुष बन जाता है। जैसे कृष्णम श्रुता, ये द्वितीया का हो जाएगा। हरिणा त्राता, हरिणा तृतीया का है रूप, तो इसलिए तृतीया तत्पुरुष बन जाएगा। इसी तरह से पूरे सप्तमी तक बनते हैं, यानी 6 प्रकार का तत्पुरुष होता है व्यधिकरण तत्पुरुष। और जो समानाधिकरण तत्पुरुष होता है
समानाधिकरण जो तत्पुरुष होता है उसमें जब पूर्व पद संख्यावाची होता है तो वह द्विगु समास कहलाता है, और जब पूर्व पद विशेषण विशेष से विशेषण होता है तो वह हो जाता है कर्मधारय समास। समास की प्रक्रिया में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ये देखते हैं। तो पहला है, समास हमेशा समर्थ यानी परस्पर आकांक्षा वाले पदों में ही होता है, पदों में होना चाहिए। समास में लौकिक और अलौकिक दो प्रकार के विग्रह होते हैं, और जो अलौकिक विग्रह होता है उसी में ही समास करने वाला सूत्र लगता है। और समास करने के लिए किसी सूत्र या वार्तिक की प्रवृत्ति होती है, मतलब कोई भी समास हम जब करते हैं तो वह किसी सूत्र या किसी वार्तिक से ही करते हैं। शब्द बनता है, उस पूरे शब्द की कृत तद्धित समासाश्च से प्रातिपदिक संज्ञा होती है, तत्पश्चात वह उसका रूप चलता है। समास के बाद दो शब्दों में समास होता है, तो उसमें से किस शब्द को पहले रखेंगे किसको बाद में रखेंगे इसका निर्धारण उपसर्जन संज्ञा से होता है।